नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के आखिरी भाग के बारे में। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोग 2 भाग देख चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे भाग 3 के बारे में। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इसके पहले वाले 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखें। ठीक है, उसके बाद से इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से शुरू करें। ठीक है, सेशन को शुरू होने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए आज इससे आखिरी भाग पर चर्चा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में ऑल्फैक्टिक सूचक, यहाँ पे सूचक लिखा है बच्चों, ऑल्फैक्टिक सूचक कौन सा है, कौन नहीं है। ऑल्फैक्टिक, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑल्फैक्टिक सूचक कौन होता है। देखिएगा, ऑल्फैक्टिक सूचक का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें गंध के द्वारा, यानी किसके द्वारा बच्चों, गंध के द्वारा अम्ल कमाक्षार तथा लवण की जानकारी प्राप्त होता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे अम्ल, क्षार और लवण के द्वारा किसकी जानकारी प्राप्त होता है जी, गंध के द्वारा अम्ल, क्षार और लवण की जानकारी प्राप्त होती है, उस पदार्थ को ऑल्फैक्टिक सूचक कहते हैं। ठीक है ना। पहले आप लोग सूचक देखते थे कि रंग परिवर्तन के द्वारा, जैसे कोई नीला से लाल हो जाए तो अम्ल है, अगर लाल से कोई नीला हो जाए तो क्षार है। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि गंध के द्वारा अम्लीय, क्षारीयता तथा लवण की पहचान की जाती है, या खास करके इन दोनों की पहचान की जाती है, अम्ल, क्षार की। ठीक है, तो देखिए प्याज में भी जो होता है, ये प्याज नहीं है बच्चों, प्याज है, ओनियन है, यानी कि प्याज में भी जो है गंध पाया जाता है, तो इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं कि अम्ल, क्षार है कि नहीं। लौंग में भी जो होता है गंध होता है, विनाइल इत्र में भी गंध होता है, लेकिन फिनोल्फ्थैलीन में किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। फिनोल्फ्थैलीन सूचक है, लेकिन ये ऑल्फैक्टिक सूचक नहीं है बच्चों। ठीक है, यानी इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है बच्चों, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या जी, बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन प्रस्वेदी लवण है। प्रस्वेदी पदार्थ, आपको बताए थे बच्चों कि प्रस्वेदी पदार्थ वो एक पदार्थ होता है, प्रस्वेदी पदार्थ। ओहो, प्रस्वेदी पदार्थ का मतलब होता है बच्चों कि वैसा पदार्थ जो वायुमंडल से नमी को ग्रहण करता है बच्चों। ठीक है, प्रस्वेदी का मतलब होता है कि वायुमंडल से नमी को ग्रहण करना, उसी को प्रस्वेदी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आयोडीन युक्त लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम और अनाद्र CaCl2। देखिए बच्चों, जब लवण आयोडीन युक्त हो जाता है ना, तो फिर ये नमी को ग्रहण नहीं करता है। लेकिन आप अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, CaSO4 × ½ H2O है। ठीक है, अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वायुमंडल में छोड़ देना, तो वायुमंडल से 3/2 अणुओं को ग्रहण कर लेता है, जल के अणुओं को, और जिप्सम बना लेता है बच्चों। क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। देखिए बच्चों, इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब ये इसको वायुमंडल में छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल में जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है बच्चों। क्या बनाता है, जिप्सम बना लेता है। ठीक है, जिप्सम किसका निर्माण करता है बच्चों, तो जिप्सम का निर्माण कर लेता है बच्चों। तो यानी प्रस्वेदी पदार्थ की बात करें तो प्रस्वेदी पदार्थ होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित लवणों में कौन सा हवा में खुला छोड़ देने पर रवाकरण के जल त्याग देता है। यानी कि आपको वैसे पदार्थ का एग्जाम्पल देना है, वैसे लवण का एग्जाम्पल देना है जिसे वायुमंडल में खुली हवा में छोड़ देने पर अपना जल को त्याग देता है। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि एक होता है प्रस्वेदी पदार्थ, और बच्चों दूसरा होता है उत्फुल्लन पदार्थ। बच्चों दोनों में अंतर क्या है, तो ये नमी को ग्रहण करता है, और उत्फुल्लन का मतलब क्या है कि नमी को त्यागता है बच्चों।
नमी को क्या करता है, त्यागता है बच्चों। ठीक है, यानी कि वैसे पदार्थ, और देखिएगा ये नमी को किस रूप में त्यागता है, तो क्रिस्टलीय फॉर्म में त्यागता है। ठीक है, यानी कि याद रखिए क्रिस्टलीय नहीं, रवाकरण के रूप में, रवाकरण के रूप में ये जल को त्यागता है। रवाकरण का मतलब क्या होता है कि जब किसी जल के अणु में किसी निश्चित जल के अणु जुड़े होते हैं, जैसे H2 है, यहाँ पे संख्या लग गया 4 5 3 2 ऐसे करके, इसको रवाकरण जल कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि प्रस्वेदी का मतलब होता है नमी को ग्रहण करना, और उत्फुल्लन का मतलब होता है नमी को त्यागना। ठीक है, तो नमी को कौन त्यागता है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ये तो बात आप लोग समझ गए। ऑप्शन में है Na2CO3 इंटू 10H2, दूसरा है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, और तीसरा ये है, और चौथा ये। देखिए बच्चों, अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें ना, Na2CO3 इंटू 10H2, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो जब इसे वायुमंडल में छोड़ा जाता है बच्चों, वायुमंडल में, तो होता क्या है कि ये नमी को ग्रहण नहीं करता, नमी को त्यागता है बच्चों। ठीक है, जल के अणु को देता है, तो बनता क्या है, Na2CO3 इंटू X इंटू H2O प्लस 9H2। कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसके पास 10 जल के अणु है, लेकिन जब इसे खुली हवा में छोड़ देते हैं ना, तो ये 9 जल के 9 अणु को त्याग देता है और बना लेता है Na2CO3 इंटू 10H2O बना लेता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक और इसमें केस समझिएगा, जब इसको जला देते हैं ना, CO इंटू 10H2O, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जब हीट करते हैं ना, तो इसमें 10 का 10 जल के परमाणु क्या हो जाता है, गायब हो जाता है बच्चों। Na2CO3 प्लस H2O, इसी को कहते हैं सोडा राख, सोडा राख कहते हैं, यानी कि इसको सोडा एस कहा जाता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि जब सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, इसको धोवन सोडा कहते हैं बच्चों, धोवन सोडा कहा जाता है। जब इसको वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है बच्चों, तो पूरा का पूरा जल के अणु क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जब पूरा जल के अणु बाहर हो जाता है तो इसको कहा जाता है सोडा राख कहा जाता है, यानी कि ये राख के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो ये। ठीक है, और बच्चों एक और बात याद रखिएगा, जो पदार्थ नमी को त्यागता है ना, यानी कि रवाकरण जल को देता है, उसको उत्फुल्लन पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ होगा ये बच्चों, उत्फुल्लन पदार्थ होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन नमक है। देखिए आयोडीन क्या है, तो देखिए आयोडीन जो है, आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक जो है ना, पहले तो नमक में तो पहले NaCl होना चाहिए, और इसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए ना, इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड मिलाइए, या इसमें आप इसको ऐसे कीजिए KiO3 मिलाइए। दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों जब मिलाइएगा तो ये हो जाएगा आयोडीन युक्त हो जाएगा बच्चों। और साथ साथ एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बताइए कि आयोडीन की कमी से बच्चों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका जवाब आप लोग दीजिए, कौन सा रोग होता है बच्चों। आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही है, इसका आंसर होगा ए और बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों आंसर में होना चाहिए घेघा रोग हो जाएगा बच्चों। कौन सा रोग होगा बच्चों, घेघा रोग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे तनु किया जाता है।
तनु। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको कभी लॉन्ग और कभी शॉर्ट के रूप में पूछा जाता है। पिछले वीडियो में भी इसके बारे में हमने चर्चा किया था जी। तो जो लोग नए हैं, नए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद से आप इसको देखिए। और बच्चों एकदम कंफर्म रहिएगा कि जितना भी क्वेश्चन ये पढ़ाया जा रहा है ना, यही क्वेश्चन हूबहू एकदम ऑप्शन मैच के साथ आपके एग्जाम में आएंगे। तो बस जितना भी वीडियो पढ़ाया जा रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए, ठीक है। अब समझिए बच्चों, तनुकरण क्या है, इस टर्म को समझिएगा। तनुकरण, तनुकरण का मतलब होता है बच्चों कि अम्ल या क्षार में या फिर अम्ल में तनुकरण, यहाँ पे अम्ल की हो रही है तो अम्ल में, ठीक है। ये अम्ल है, एक डब्बा यहाँ पे है और एक डब्बा ये है और यहाँ पे है पानी, ठीक है। ये अम्ल हो सकता है या फिर क्षार हो सकता है, दोनों में से कोई बच्चों हो सकता है। और एक भाग में क्या है तो पानी है। बच्चों तनुकरण का मतलब है कि अम्ल या क्षार में जल मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। बच्चों तनुकरण ये तब होगा जब इसमें आप क्या मिलाओगे, दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दोगे। दोनों को जब एक दूसरे में मिक्स कीजिएगा यानी कि मिश्रित कीजिएगा बच्चों, तो यही भाग क्या कहलाएगा, तनुकरण। अब बच्चों इन दोनों को मिक्स करने का आपके पीछे दो तरीका है। या तो आप अम्ल को पानी में डालोगे, पहला तरीका, और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, तो दूसरा तरीका है कि आप पानी को अम्ल या क्षार में डालोगे। तरीका समझिएगा बच्चों। पहला देखिए, अम्ल या क्षार में पानी मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, माने दोनों को मिक्स करना तनुकरण कहलाता है। परिभाषा क्या बनेगा हम इसको अंत में समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल समझिए कि दोनों को आपस में मिक्स करेंगे ना, तो मिक्स करना क्या कहलाएगा, तनुकरण कहलाएगा बच्चों, ठीक है। समझिएगा बच्चों कि इसमें अम्ल या क्षार है और इसमें क्या है, पानी है। तो देखो जब अम्ल या क्षार को पानी में मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी ज्यादा होगा, और जब अम्ल को धीरे धीरे डालेंगे तो इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। मतलब समझिएगा बच्चों, यहाँ पे पानी मान लेते हैं 1 लीटर है और 1 लीटर ही अम्ल है, ठीक है। आप समझ लीजिए ऐसे, दोनों के वॉल्यूम कितना है, 1-1 लीटर है। तो जब आप इसको डालिएगा पानी में अम्ल को, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार डाल दीजिएगा, इसको आराम आराम से डालिएगा। और याद रखिएगा दोनों को मिलाने की प्रक्रिया एकदम धीरे धीरे किया जाता है, ठीक है। और जिस पात्र में भी एक दूसरे को डाला जाता है उसको हिलाया जाता है, ठीक है। तो आप जब पानी में इस अम्ल को मिलाइएगा, तो जब मिलाइएगा तो उस समय अम्ल की मात्रा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी। एक बात याद रखिएगा बच्चों, अम्ल और पानी, अम्ल या क्षार में जब पानी मिलेगा ना बच्चों, तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होने लगती है। अब समझिएगा ऊष्माक्षेपी, ताकि ये समझिएगा टर्म, तभी आपको समझ में आएगा। ऊष्माक्षेपी हो जाती है बच्चों। अम्ल या क्षार में जब पानी को मिलाएंगे ना, तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी हो जाएगी बच्चों। तो इसमें है क्या, तो आप अम्ल या क्षार को पानी में डालिएगा तो पानी की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम, यानी कि ऊष्मा तो बनेगा लेकिन ऊष्मा क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। क्योंकि देखिए अम्ल या क्षार को पानी में मिलाएंगे ना, या पानी को अम्ल या क्षार में मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है और अम्ल धीरे धीरे डालेंगे तो अम्ल जो होता है पानी को क्या करता है, सॉरी पानी जो है ना अम्ल के ऊष्मा को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन पहला प्रोसेस समझिएगा, अगर पानी को अम्ल में डालिएगा तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। अब इसमें पानी अम्ल ज्यादा है, पानी कम है, कारण क्या है कि पानी को डायरेक्ट एक ही बार थोड़ी डाल दीजिएगा, धीरे धीरे इसमें उड़ेलिएगा, यानी प्योर कीजिएगा, डालिएगा इसको। तो जब पानी को इसमें डालिएगा, जैसे आप देखे होंगे कि गर्म तावा पर पानी डालिएगा तो छाए छाए करता है ना, ऊष्मा निकलता है, उसी प्रकार से इसमें भी है। जब अम्ल या क्षार में जब आप पानी मिलाओगे बच्चों, तो अम्ल की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है, तो ये छाए छाए करेगा, यानी कि ये भी क्या देगा, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा बच्चों। क्या उत्पन्न करेगा, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए बात, यानी कि अम्ल को क्षार में या क्षार को अम्ल, देखिए अम्ल या क्षार में पानी को डालिए, चाहे पानी को अम्ल या क्षार में डालिए, प्रक्रिया तनुकरण ही होगा, लेकिन इसमें ऊष्मा कम होगा और इसमें ऊष्मा अधिक होगा। कारण क्या है आपको बता दिए। तो बताइए बच्चों कि अगर मान लेते हैं कि ऊष्मा ज्यादा हो, तो हो सकता है कि ऊष्मा उड़ करके आपके शरीर पर भी पड़ जाए।
तो ऐसे आप कीजिएगा तो ऐसे जो होता है ये खतरनाक हो जाएगा, खतरनाक प्रक्रिया होगा ये। और ये जो होता है खतरनाक नहीं होगा क्योंकि उष्मा नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा, आप अम्ल या क्षार को के में डालिएगा, पानी में डालिएगा। तो परिभाषा याद रखिएगा तनुकरण का कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी कि अम्ल या क्षार को कहाँ मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे। कह रहा है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा जल में डाली जाती है, जब डाली जाती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जब अम्ल की थोड़ी सी मात्रा, जब जल की थोड़ी सी मात्रा आप सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे, दोनों को नहीं, देखिएगा जब जल की थोड़ी सी मात्रा अम्ल में डालिएगा तो उष्मा ज्यादा देगा। तो उष्मा जब ज्यादा देगा तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा जी, क्योंकि आपके शरीर पे पड़ेगा तो वो शरीर को जला देगा। यानी कि ये प्रक्रिया सही होगी पहला। और तनुकरण का परिभाषा भी आप लोग जान लीजिएगा कि अम्ल में नहीं, जल में अम्ल या क्षार मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण। और इसका आंसर होगा ये होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों। तो आपको बताया है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जी, 7 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करोगे आप, इसका आंसर करोगे 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का विलयन कैसा होता है बच्चों। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया एक क्षार है जबकि अमोनिया क्लोराइड एक लवण है। क्या है बच्चों, लवण है ये। और लवण कैसा होता है बच्चों, तो लवण होता है उदासीन। तो आपका आंसर हो जाएगा उदासीन। इसका फार्मूला भी आप याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 298 केल्विन पर जल का पीएच मान, देखो बच्चों 298 केल्विन पर जल का पीएच मान कितना होगा। तो 298 केल्विन को ना सामान्य ताप कहा जाता है, सामान्य ताप कहा जाता है। तो सामान्य ताप पर जल का पीएच मान कितना होता है बाबू, तो जल का पीएच मान होता है 7। एक और बात बच्चों याद रखिएगा कि पीएच पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि पीएच जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान 7 होता है। तो कह रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जल का पीएच मान, देखिएगा जल के लिए पूछ रहा है। टेम्परेचर कितना दिया है, तो कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को सामान्य ताप कहा जाता है। केल्विन में 298 होगा और ऐसे क्या होगा, डिग्री में होगा 25 डिग्री, इसी को 298 कहा जाता है, ठीक है। हटाइए इसको। तो कह रहा है कि इसका पीएच मान 7 है। तो टेम्परेचर, अब कह रहा है कि अगर टेम्परेचर हो जाए 70 डिग्री सेल्सियस तो बताइए पीएच मान क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। यानी ताप बढ़ाओगे तो पीएच मान घटेगा, ताप बढ़ाओगे तो पीएच मान घटेगा। आप देखिएगा जब दही बनाया जाता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब दही बनाया जाता है तो दही को गर्म करके देखिएगा, दही को ठंडा, सॉरी दही बनाया जाता है तो दूध को पहले गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जब उसमें जोरन डाल दिया जाता है, जोरन बोले तो अलग से दही उसमें डाल दिया जाता है। जैसे दूध बनाने में क्या करते हैं कि दूध है ये, पहले तो इसको उबाले आप और इसको जब जमाना है तो अब बाहर से आप क्या डालें, इसमें दही डालें। और देखिएगा इस दूध को ना हल्का, अब इस दूध को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है। और इसको और गर्म कर दीजिएगा तो सब जीवाणु मर जाएगा, ठीक है। आप जानते हो कि दही में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है ना। तो आप ताप देखो, आप पीएच बढ़ाओगे तो ताप घटेगा, लेकिन ताप बढ़ाओगे तो पीएच घटेगा बाबू। अगर ताप बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे 7 डिग्री, देखिए 25 डिग्री था तो 7 था। अगर 70 डिग्री हो जाएगा तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अब 7 से कम कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि पीएच बढ़ेगा कि घटेगा, तो यही होगा जी आंसर, पीएच घटेगा। यानी कि आंसर बी होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का मान 7 से कम होता है। देखिएगा पीएच मान दिया है 7 से कम। तो बच्चों आप जानते हैं 7 से कम पीएच मान किसका होता है, तो 7 से कम पीएच मान उसका होता है जो अम्ल होता है बच्चों, ठीक है।
अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो आपको पहचानना है अम्ल क्या है। तो ये नाइट्रेट है, ये क्षार है और यहाँ पे HCl है, यानी कि ये अम्ल है बच्चों। तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि बिलियन ABCD 4 बिलियन दिया है जी। ठीक है, ABCD, बिलियन A दिया है, बिलियन B दिया है, बिलियन C दिया है और बिलियन D दिया है। और पीएच मान की बात करें, यहाँ पे बिलियन दिया है बच्चों, बिलियन क्या दिया है? ABCD। और पीएच मान क्या क्या दिया देखिए, तो पीएच मान दिया है 9.5, 2.5, 3.5 और ये 5.5। बच्चों आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे पीएच मान सबका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ए का पीएच मान 9.5, बी का पीएच मान 2.5, सी का 3.5 और डी का 5.5। कह रहा है कि बताइए कि अधिकतम अम्लीय विलयन किसका होगा। आप जानते हो कि जिसका पीएच मान सबसे कम होता है ना, वही अम्लीय होता है, या फिर 7 से कम होना चाहिए। तो बच्चों देखो, इन तीनों का पीएच मान 7 से कम है तो ये तीनों अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे ज्यादा अम्लीय, तो बच्चों सबसे ज्यादा अम्लीय वही होगा जिसका पीएच मान कम होगा। तो यहाँ पे देखिए बी का पीएच मान सबसे कम है तो ये होगा अधिक अम्लीय, अधिक। आपको पहचान लेना है, जिसका पीएच मान जितना ही कम वो अत्यधिक अम्लीय होगा, यानी कि बिलियन बी जो है ना अधिक अम्लीय होगा। ऑप्शन बी होगा बच्चों। ठीक है, बी का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएच और पीओएच वाला विलयन क्या कहलाता है। कह रहा है कि समान पीओएच। देखो जी, कोई विलयन है जिसका पीएच और पीओएच समान है। क्या दिया बच्चों? पीएच। फिर से एक बार देखिए, कह रहा है कि कोई समान पीएच और पीओएच। देखिए कोई विलयन है, क्या दिया बच्चों? तो कोई विलयन है जिसमें पीएच और पीओएच समान है। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता बराबर होगी तो क्या होगा? तो उदासीन होगा। लेकिन फिर भी चलिए इसको हम करके देखते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला जानते हैं आप, वी नो डैट। क्या जानते हैं फॉर्मूला? कि पीएच और पीओएच का मान कितना होता है बच्चों? 14 होता है। और ये पीएच का पीएच लिख दीजिए, और देखिए तो पीओएच किसके बराबर है? पीएच के बराबर है ना बच्चों, तो इसको भी लिख देंगे पीएच। और ये 14 का 14 बच्चों, तो पीएच और पीएच, दो को पीएच हुआ और ये 14, 2 सते 14, यानी पीएच बराबर 7। और 7 जिसका आता है उसको क्या बोलते हैं आप? उदासीन। जिसका भी पीएच मान 7 होता है बच्चों, आप उसको क्या बोलते हैं? तो उदासीन बोलते हैं बच्चों। तो ये उदासीन होगा। और ऐसे भी समझिए, किसी विलयन में पीएच और पीओएच बराबर है तो विलयन कौन सा होगा बच्चों? तो उदासीन होगा बच्चों। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा उदासीन विलयन होगा बच्चों। ठीक है, और इसका कंक्लूजन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक जलीय विलयन का पीएच मान 0 है। कोई विलयन है, इसका पीएच मान 0 है, तो कह रहा है कि विलयन क्या होगा बच्चों? जैसे कि आप जानते हैं कि अगर पीएच मान 7 से कम हो तो अम्ल होगा। अम्ल होने के लिए क्या चाहिए? अम्ल होने के लिए 7 से कम। ठीक है, और क्षार होने के लिए 7 से अधिक, 7 से अधिक। और उदासीन होने के लिए, उदासीन होने के लिए 7 चाहिए। बच्चों यहाँ पे एक बात आपको यह समझना है कि अम्ल होने के लिए 7 से कम कितना? तो कितना भी हो सकता है। 7, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, -1, 2, 3 ऐसे करके डॉट होगा। ठीक है, क्षार होगा 7 से अधिक कितना? 8, 9, 10, 11। इनमें 7 नहीं होता है जी, 6 से होता है। 11, 12, 13 और ये कहाँ तक जाएगा? अधिकतर 14 तक जाएगा। और उदासीन में तो आप जानते हो, यानी कि अम्ल के पीएच मान जितना ही 0 में आ रहा है ना, यानी कि अब 0 आए चाहे 0 से कम है तो उसको हम लोग प्रबल अम्लीय कहते हैं, यानी कि वो अम्ल के श्रेणी में आएगा बच्चों, यानी कि अम्ल होगा। ऐसा नहीं कि पीएच मान 0 है तो उसको आप उदासीन मत कर दीजिएगा। उदासीन 7 रहता है तब होता है, चाहे 0 दे
चाहे निगेटिव दे, -1 -2 दे, -3 ऐसे करके दे, ये सब क्या होगा जी, अम्लीय होगा, और ये प्रबल अम्लीय में आता है बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सभी अम्ल विलयन में, क्वेश्चन है बच्चों कि सभी अम्ल विलयन में कौन से आयन देता है, यानी कि अम्ल विलयन में कौन सा आयन देता है और अम्लीय गुण को दर्शाता है, यानी कि कोई अम्ल जो है विलयन में जब वो घुलेगा तो कौन सा आयन देगा और कौन सा आयन देगा जिससे अम्लीय गुण की पहचान होगी। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हम HCl ही ले लें, तो जब इसको जल में घोले ना, तो जल में घोलने पर देगा H+ और Cl-। यानी बच्चों याद रखिएगा, जब भी कोई अम्ल जल में घुलेगा तो या तो H+ आयन देगा या H3O+ आयन देगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं बच्चों। तो बताइए क्या होगा, सल्फेट आयन गलत है, कार्बोनेट भी गलत है, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ ये सही है और ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा C होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रंगहीन द्रव का एक बूंद, कह रहा है कि कोई रंगहीन एक द्रव है जिसका एक बूंद नीला लिटमस पर डाल रहा है। ठीक है ना बच्चों, लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र है। ठीक है, और ये कैसा है, तो नीला है। कोई पदार्थ इस पे डाल रहे हैं, रंगहीन कोई पदार्थ डाल रहे हैं, रंगहीन द्रव को डाल रहे हैं। ठीक है, डाल रहे हैं तो ये नीला से कैसा हो जा रहा है जी, लाल हो जा रहा है। ठीक है, लाल लिटमस पत्र हो जा रहा है। ठीक है, लिटमस पत्र हो जा रहा है। देखिए, पहले नीला था, लेकिन जैसे ही आप रंगहीन द्रव डाले तो इसका रंग बदल गया बच्चों, और ये नीला से क्या हो गया, नीला से लाल हो गया। तो कह रहा है कि बताओ कि रंगहीन द्रव क्या होगा। तो बच्चों ये रंगहीन द्रव क्या होगा जी, तो ये होगा अम्ल होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑप्शन में कह रहा है शुद्ध जल, गलत है, सोडियम क्लोराइड गलत है, KOH गलत है, तनु HCl यही सही होगा बच्चों, क्योंकि ये अम्ल है और अम्ल नीला को लाल कर देता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर क्या होगा। कह रहा है कि कोई क्षार है, ठीक है, और लाल लिटमस पत्र डाल रहे हैं। कैसा लिटमस पत्र है जी, ऐसे लिखते हैं, लाल लिटमस पत्र। हो देखिएगा, कोई लाल लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र, और इसमें क्या डाल रहे हो बच्चों, तो इसमें डाल रहे हो कोई क्षार डाल रहे हो। तो कह रहा है कैसा होगा, तो आप जानते हैं कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है बच्चों, नीला लिटमस कर देगा, इसका रंग चेंज कर देगा, लिटमस पत्र बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है बच्चों। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर वैसा ही घिसा पीटा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई लाल लिटमस पत्र है, लाल लिटमस पत्र है, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा आयन यहाँ पे होगा, कौन सा आयन होगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है, तो क्षार, और क्षार में कौन आयन पाया जाता है, तो OH आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। सोडियम गलत है, ये भी गलत है, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH आयन, ये होता है OH। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन धातु अम्ल या क्षार दोनों से अलग अलग अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ऑप्शन में है जस्ता, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। देखो बच्चों, अगर अम्ल क्षार से अभिक्रिया की बात करें तो जस्ता को ना ZNA कहते हैं, ठीक है ना, जिंक है ये। जस्ता को जब अम्ल से आप अभिक्रिया कराइए, अम्ल बोले तो HCl, तो ये एक साल्ट बनाएगा, यानी कि लवण बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा, लवण, और H2 उत्पन्न करेगा। देख लो कैसे,
अभिक्रिया करोगे तो बन जाएगा ZnCl2 और बाहर निकलेगा H2। ठीक है बच्चों। और एक और रिएक्शन देखो, जब इसी जिंक को आप क्षार से अभिक्रिया कराओगे, NaOH से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनता है बच्चों, बनेगा Na2ZnO2 बनेगा प्लस H2। ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए क्या है, Na2 है, ध्यान से देखिएगा बच्चों इस रिएक्शन को, Na2ZnSO4 Zn यहाँ पे लिख देते हैं Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, यानी कि साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सिर्फ जिंक ही बना सकता है, बाकी सब नहीं बनाता है बच्चों। तो इसका आंसर होगा ए। रिएक्शन को भी अच्छा से देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, कह रहा है कि कौन जो है सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, यानी कि Na2CO3 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है जी, अभिक्रिया करके CO2 बनाता है बच्चों। तो कौन होगा, कॉपर सल्फेट, ना ये नहीं होगा, सोडियम सल्फेट विलयन नहीं, HCl हो सकता है। देखिए HCl से अगर अभिक्रिया कराए ना, हम HCl से अभिक्रिया कराएं तो होगा क्या बच्चों, तो बनेगा NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। ठीक है, तो ऐसे बनता है जी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, तनु HCl होना चाहिए। रिएक्शन आपके सामने है, बैलेंस कर सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि चूने के जल में कौन सा, क्या हो जाता है, कह रहा है कि चूने के जल में कौन सा रासायनिक यौगिक वर्तमान होता है बच्चों। चूने के जल में कौन सा रासायनिक यौगिक वर्तमान होता है, इसको आपको बताना है बच्चों। तो चूने का जल का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसमें कैल्शियम है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड नहीं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो बच्चों ये सब गलत है, ये भी गलत है, सही इसका होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो जी क्वेश्चन नंबर इतना, चलो, CO2 जल में घुलकर क्या बनाता है, बच्चों जवाब देना है कि CO2 जल में घुलकर क्या देता है। तो बच्चों देखिए इसका आंसर क्या होगा, CO2 को जब जल में घोलेंगे ना तो बनता है बाबू H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, जब यह अम्लीय वर्षा होता है बच्चों, अम्लीय वर्षा, तो उस समय यही बनता है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, तो CO2 SO2 गैस या फिर NO2 गैस वायुमंडल में होता है और जल से अभिक्रिया करता है। तो अगर SO2 अभिक्रिया कर लेना तो ये H2SO3 बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है बच्चों तो H2CO3 बनाता है। तो कार्बोनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और इतना कार्बोनिक, कार्बोलिक नहीं कार्बोनिक ही। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जस्ता जब HCl से अभिक्रिया करता है, तनु HCl से, तो कौन सा वेद्य होता है। तो देखिए जस्ता का मतलब जिंक है, और किससे अभिक्रिया करता है, तो डाइल्यूट, उसको दिल मत पड़ जाएगा जी, डाइल्यूट है, डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया करता है। तो बच्चों जब जिंक HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया में आ जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन है अपघटन नहीं, अपघटन तो हो नहीं रहा, अपघटन का मतलब टूटना होता है, विस्थापन हो जाएगा बच्चों। ये गलत है और ये भी गलत है जी। ठीक है, चलिए ठीक है, विस्थापन हो रहा है, चलिए हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। हाँ जी अगला क्वेश्चन,
कॉपर तथा सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? बच्चों ये अभिक्रिया बहुत ही खास है, आप जल्दीबाजी में इसको हाइड्रोजन ही आंसर कर दीजिएगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता। देखिए क्या होता है, कॉपर। कॉपर जो है H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, H2SO4 से। तो जब कॉपर H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो बनता क्या है, CuSO4 प्लस SO2 रिलीज होता है और प्लस H2O बनता है, यानी कि ये होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, उत्पन्न होता है जी, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आइए कारक क्या बनता है, तो आप देख लीजिए क्या बनता है, तीनों बनता है। तो तीनों में क्या है ये पूछ रहा है ना, H2SO4, तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का गंध कैसा होता है? तो जलते हुए सल्फर की तरह होता है, इसको आप याद रखिएगा, जलते हुए सल्फर की तरह होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब जलती संठी को SO2 से भरे जार में ले जाते हैं? SO2, देखिए एक जार है जिसमें SO2 भरा हुआ है, एक मोमबत्ती या जलती हुई संठी को इसमें ले जाते हैं तो क्या होता है? तो समझिएगा SO2 जो है ना ही जलता है, ना ही जलता है और ना ही जलने में सहायक होता है, जलने में सहायक होता है, ठीक है। तो जो पदार्थ ना खुद जले और ना ही किसी और को जलने दे, यानी क्या करेगा, बुझा देगा। तो अभिक्रिया जलाने लगती है, गलत है, बुझ जाती है, ये सही है जी, ठीक है, ऑप्शन बी, बाकी दोनों ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या होता है जब भीगे लिटमस पत्र पर SO2 गैस से भरे गैस जार में ले जाते हैं? देखिएगा एक नीले लिटमस, पहले SO2 देखिएगा, SO2 जब जल से अभिक्रिया करता है बच्चों तो बना लेता है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड बच्चों, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों H2SO4 होता है, ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस है, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड है। कह रहा है कि क्या होगा, तो देखो तो फिलहाल इसमें तो ये विरंजक होता है, लेकिन जैसे ही इसमें ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये अम्ल बन जाएगा। यानी कि क्या होता है जब भीगे नीले लिटमस पत्र को SO2 में ले जाएंगे, यानी SO2 जब भीगा रहेगा तो H2SO3 बना लेगा, यानी अम्ल बना लेगा, और अम्ल में किसी नीला को ले जाइएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, लाल बन जाएगा। नहीं एक मिनट, जब भीगे लिटमस पत्र को, देखिएगा बच्चों यहाँ पे एक टर्म समझिएगा, देखिए अब विरंजक के बारे में समझिएगा। अगर अभिक्रिया कर लेगा, ये जल से भीगा रहेगा तो अभिक्रिया करेगा ही, तो H2SO3 बना लेगा, यानी अम्ल बना लेगा। लेकिन एक विरंजक में एक खास प्रॉपर्टी होता है, देखिए SO2 जो है ना, ये इसमें विरंजक का गुण पाया जाता है, विरंजक का गुण पाया जाता है। तो अगर भीगे लिटमस पत्र को ले जाएंगे तब तो अम्ल होगा, और अम्ल क्या होगा, लाल से नीला हो, नीले से लाल हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि ऑप्शन की नीले लिटमस पत्र को लाल हो जाता है, तो यही आपका आंसर सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता ना कि सिर्फ SO2 के विलयन में ले जाते हैं ना, तो SO2 जो है उसके रंग को उड़ा देता, तब आपका आंसर हो जाता विरंजित हो जाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, SO2 गैस पानी में घुल करके कौन सा अम्ल बनाता है? देखो बच्चों अम्लीय वर्षा में ये SO2 आता है, SO2 जब पानी में इसको डालते हैं, घुलाते हैं, तो ये याद रखिएगा H2SO3 बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है बच्चों, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मारिएगा, ठीक है, ये उससे भी हार्ड होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो बताइए क्या बनता है, तो आप ऑप्शन में कीजिएगा H2SO3। देखो जी SO2 से ना सल्फ्यूरिक एसिड तब बनता है ना H2SO4, जब उसमें हम लोग उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का, ठीक है। ये 3 स्टेप में प्रक्रिया होती है, SO2 से पहले SO3 बनाते हैं, फिर ओलियम बनाते हैं, फिर जाके ये बनाते हैं। अभी फिलहाल आपका आंसर ये है, इस पे आपका मान रखिए, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है H2SO3। आंसर क्या होगा बच्चों, बी। अगला क्वेश्चन, SO2 गैस को अम्लीय
K2SO4 के विलयन के साथ प्रवाहित करने पर क्या बनता है बताना है। देखो जी, कह रहा है कि एक गैस है SO2, कह रहा है कि अम्लीय K2SO4, तो K2Cr2O4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और ये अम्लीय माध्यम है यानी कि H2SO4 है। तो जब अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो अभिक्रिया जब कराएंगे हम तो क्या बनेगा, Cr2SO4 के थराइस बनेगा, K2SO4 बनेगा और ये जल बनेगा। तो बच्चों कह रहा है कि इसका रंग प्रवाहित करने का विलयन का रंग, तो विलयन तो ये बनेगा ना, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, और क्रोमियम सल्फेट कैसा होता है बच्चों, पीला होता है। तो आप क्या लगाओगे, पीला लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कि ताम्र को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्रयोग के बाद फ्लास्क में बचे विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा, ताम्र को जब H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे, ताम्र को जब H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे, तो ताम्र को H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा CuSO4 प्लस SO2 और प्लस H2, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि ये जो कॉपर सल्फेट बन रहा है इसका रंग कैसा होगा, तो कैसा होगा बच्चों, नीला हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीला होता है, क्योंकि इसको नीला थोथा भी कहा जाता है, नीला थोथा, नीला थोथा कहा जाता है बच्चों। तो ये कैसा बन जाएगा जी, कॉपर सल्फेट कैसा होगा, नीला होगा। इसको इंग्लिश में ब्लू विट्रॉयल के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराई जाती है तब क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड बच्चों, सोडियम सल्फाइड बच्चों, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2S, और किससे अभिक्रिया करा रहा है, H2SO4 से। तो देखो तो Na2S प्लस अभिक्रिया किससे कराना है, तो H2SO4 से कराना है बच्चों, H2SO4। तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये इससे अभिक्रिया कर लेगा, बन जाएगा Na2SO4। क्या बनेगा बच्चों, अभिक्रिया जब उससे करेगा तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस क्या बनेगा, तो SO2 प्लस H2O बनेगा। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, H2O बनेगा। तो कह रहा है कि बताइए कि जब इससे अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा, तो ये बनाएगा, यानी कि सोडियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहीं है ये सोडियम सल्फाइड, ये है, ये ऑप्शन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है समाप्त, बस इतना ही क्वेश्चन आपको देखना था। तो बच्चों चलिए, तो इस वीडियो के साथ जो है एसिड बेस साल्ट जो होता है आपका समाप्त हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आने वाले इसके बहुत सारे जो भी इसके चैप्टर बचे हुए हैं उन सारे का हम लोग सोल्यूशन जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।